तो चैप्टर नंबर 12 पे हम लोगों का डिस्कशन चल रहा था। ठीक है, तो देखो चैप्टर नंबर 12 में हम लोगों ने अभी तक एज पर क्या क्या पढ़ लिया है। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हमने ये देख लिया कि अगर आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है आर्क की तो आप कैसे कैलकुलेट करते हो, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। हमने ये पढ़ा कि अगर आपको एरिया कैलकुलेट करना है किसी भी ट्रायंगल का, जो कि आपको नीड पड़ती है जब आप लोग सेगमेंट निकालने की कोशिश करते हो, द फॉर्मूला इज़ हाफ टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर साइन थीटा। एक लॉन्ग कट भी है जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जब आपका पेपर थ्योरी वाला होता तब आपको उस लॉन्ग कट की नीड पड़ती, बट अभी आपको उसकी नीड नहीं। आप डायरेक्ट एमसीक्यू वाले पेपर में इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। फिर हमने ये पढ़ा कि एरिया ऑफ सेक्टर इज़ बेसिकली नथिंग बट इट इज़ एरिया ऑफ सेगमेंट प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इस तीन टर्म्स में से सेक्टर, सेगमेंट, ट्रायंगल, जो डेटा आपको गिवन है उसको पुट करो, जो फाइंड करना है उसको निकाल लो। हमने ये पढ़ा कि एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ मेजर वाला पार्ट प्लस एरिया ऑफ माइनर वाला पार्ट। हमने अभी तक इस चैप्टर में क्या पढ़ लिया है, क्लॉक का कंसेप्ट, कि अगर 5 मिनट दिया है, 2 मिनट दिया है, 3 मिनट दिया है तो किस तरीके से उसको डिग्री में कन्वर्ट करें, है ना। और बाकी कुछ बेसिक चीज़ें तो आपको खैर आनी ही चाहिए कि एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और सरकमफरेंस, ठीक है, किसका, सर्कल का, इक्वल टू 2 पाई आर। और कुछ भूली बिसरी यादें बचपन की कि डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ क्या होता है, रेडियस। ये इतनी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में अभी तक पढ़ चुके हैं, है ना। 12.1 हम सॉल्व कर चुके हैं, 12.2 भी हमारी कंप्लीटली सॉल्व हो गई है। अब हमको मूव करना है 12.3 में। अब देखो 12.3 उनको बनती है जिन बच्चों को ये सारे कंसेप्ट अप्लाई करते आते हैं कि कब सेक्टर लगाना है, कब सेगमेंट लगाना है। क्योंकि 12.3 इज़ बेसिकली द एक्सरसाइज विच कंसिस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन फिगर्स, जिसमें बहुत सारे फिगर्स के क्या होंगे, कॉम्बिनेशंस होंगे। उसमें कभी भी डायरेक्टली आपको ऐसा लिख कर नहीं आएगा कि इस पर्टिकुलर फिगर में एरिया ऑफ सेक्टर लगाना है, इस पर्टिकुलर फिगर में एरिया ऑफ सेगमेंट लगाना है, ऐसा कभी लिख के नहीं आएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है कि अच्छा ये गिवन है, अच्छा ये फाइंड करना है तो ये सेक्टर होगा, अच्छा ये सेगमेंट होगा, ये क्या होगा। यू हैव टू ऑब्जर्व, ठीक है, तुम्हें सोचना पड़ेगा। और जब तुम सोचोगे कि अच्छा ये है, ओ, तब तुम अप्लाई कर पाओगे। बट अगर कोई इंसान को यही नहीं पता है कि सेगमेंट किसे कहते हैं, सेक्टर किसे कहते हैं, तो भाई यार फिर कैसे चलेगा, है ना। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर अभी क्या बोला है पहले क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.9। बाजू में जो फिगर दिया है उसमें जो शेडेड रीजन है आपको वो कैलकुलेट करना है। अगर P से लेकर Q 24 सेंटीमीटर है, P से लेकर R 7 सेंटीमीटर है एंड O इज़ द सेंटर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो तो सबसे पहली चीज़ ये, ठीक है, कि आपको इसमें पता होना चाहिए कि PQ भाई डायमीटर नहीं है। डायमीटर उसे कहते हैं जो सेंटर से पास होती है। तो यहाँ पे सेंटर से कौन पास हो रही है, QR। सो QR इज़ गोइंग टू बी योर डायमीटर। ठीक है, QR क्या होगा, डायमीटर। यानी कि यहाँ पे मैं ये इन्फॉर्मेशन लिख देती हूँ कि O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, O क्या है, सर्कल का सेंटर है। और उसके बाद मैं ये इन्फॉर्मेशन लिख रही हूँ यहाँ पे कि RQ इज़ द डायमीटर। मुझे उस डायमीटर की कोई वैल्यू नहीं दी कि ये 15 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर, ये 200 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ नहीं दिया। जो मुझे पता है वो मैंने तुम लोगों को लिख कर दे दिया है, ठीक है ना। ओके, डन। अच्छा ठीक है मैडम, डन। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है इज़ अ डिफरेंट थिंग। पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट 9th क्लास का कंसेप्ट तुम्हें बताती हूँ, जो कि तुमने 9th क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा अगर सर्कल चैप्टर वहाँ पे ठीक से पढ़ा है तो। अगर आप डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जो आपका डायमीटर होता है उस डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स होते हैं, अगर आप उन एंड पॉइंट्स को पकड़ कर एक एंगल क्रिएट करो, मतलब देखो एक लाइन यहाँ से ले ली, एक लाइन यहाँ से ले ली, बराबर। अच्छा एक और मैं बात बता दूँ,
कई लोगों को दिख नहीं रहा है, बट देखो यहाँ पे भी हल्का हल्का ब्लू कलर है, यानी कि ये चीज़ कुछ इस प्रकार से, रुको लेट मी ड्रॉ ये, एक मिनट कैसे बनाते हैं यार गोल, ऐसे बना, एक मिनट ऐसे, ये ऐसा गोल होगा, इस गोल में एक ऐसी लाइन बनाई गई है जिसका नाम है आर से लेकर पी, ठीक है, और उसके बाद ये ऊपर की तरफ है पी से लेकर क्यू। खैर ये एरिया इतना छोटा है कि हमको दिख नहीं रहा है, बट बेसिकली इसको भी ब्लू कलर है। कई बच्चों को लगता है कि वहाँ तो ब्लू कलर नहीं है, बट आरपी पे भी ब्लू कलर है। खैर, तो ये आपने 9th क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर अपन डायमीटर से सर्कल पे कहीं कोई एंगल सबटेंड करते हैं तो एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। यानी कि मैं बड़े गर्व से कह सकती हूँ कि एंगल आर पी क्यू कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। और इसका रीज़न लिख देंगे, एंगल सबटेंडेड इन अ सेमी सर्कल। ठीक है, ये आप लोगों ने 9th क्लास में जब सर्कल पढ़ा था तब आपने सर्कल की ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एंगल सबटेंडेड इन अ सर्कल। सर्कल में ये एंगल सबटेंड किया गया। डन, ओके। अब वो जो एंगल अगर 90 डिग्री है, तो जैसा कि तुम जानते हो कि 90 डिग्री अगर आपको कहीं भी दिखे तो आपके दिमाग में दो बातें चमकनी चाहिए। पहला चमकना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम, और दूसरा चमकना चाहिए उस पर्टिकुलर ट्राइंगल का एरिया। डिपेंड की चैप्टर क्या चल रहा है। अगर ट्राइंगल चैप्टर चल रहा है तो पाइथागोरस दिमाग में आना चाहिए तुरंत। अगर मेंस्ट्रुएशन वाला चैप्टर चल रहा है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल चल रहा है, तो तुरंत दिमाग में क्या चमकना चाहिए कि हाँ यार मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं तुमसे कहूँगी कि वो जो ट्राइंगल क्यू पी आर है, आप उसका एरिया यानी कि पी क्यू आर का एरिया निकालिए, तो आप निकाल लेंगे क्या? मैडम बिल्कुल निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज नथिंग, इट इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना होगा, बेस विल बी पी आर, हाइट कितनी होगी, हाइट विल बी क्यू आर। अच्छा, क्या हमें क्वेश्चन में पी आर दिया है? यस, इट इज़ गिवन 7। क्या हम लोगों को क्वेश्चन में क्यू आर, अच्छा क्यू आर कहाँ से मैंने लिख दिया, ओह सॉरी माय मिस्टेक। ठीक है, मुझे क्यू आर नहीं लिखना चाहिए था, क्यू आर की जगह आएगा पी क्यू। ठीक है, पी क्यू आपको दिया है, हाँ दिया है। कितना, 24। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास एरिया कितना आ जाएगा, 2 1 12 आ जाएगा, 12 7 84। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी, एक मिनट, हेलो, हाँ हाँ हैप्पी दशहरा, हाँ आपको भी। वो और बुग्गी अभी गए हुए हैं कहीं, अब भी निकले हैं वो लोग यहाँ से, मैं और रॉबी हैं। अरे तो मेरे पास टाइम नहीं था ना, मुझे क्लास वगैरह के लिए तैयारी करनी थी, लेने के लिए कोई छोड़ने आने में वक्त लग जाता, इसीलिए फिर बुग्गी को भी मैंने नहीं बोला छोड़ने के लिए। अगर 3:30 तक अंकित लोग नहीं आते हैं तो फिर मैं 4 बजे मेरी क्लास स्टार्ट हो जाती, तो मैं 3:30 बजे आके छोड़ दूँगी फिर, है ना। हाँ हाँ, मेरा तो हो गया, रॉबी का भी हो गया, बस अब उसको खाने खिलाऊंगी थोड़ी देर में। हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास कितना आ चुका है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। खैर पता नहीं इसकी मुझे आगे क्या नीड पड़ेगी, बट मैंने निकाल के रख लिया। अब आगे क्या, अब देखो थोड़ा ना आपको इमेजिन करते आना चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूँगी क्यू पी आर क्या है, या आर पी क्यू क्या है, तो आप एक नज़र से देखिएगा। अरे यार थोड़ा ये पेज कम पड़ जाएगा, इसको बाद में कर लेंगे कट। अगर मैं पूछूंगी कि आर पी क्यू क्या है, तो देखो आप बोलोगे मैडम ड्रॉ कर लीजिए आर पी क्यू। देखिए ये पॉइंट से ये वाला पॉइंट आर, ये वाला पॉइंट क्यू, और यहाँ पे ये इस तरीके का गोला है, और इधर पे कहीं पे क्या है, एक पॉइंट पी है ना। तो तुम्हें नहीं लगता कि मैम ये एक सेमी सर्कल है, क्योंकि आर क्यू एक डायमीटर है, तो डायमीटर की वजह से ये एक सेमी सर्कल हो गया। हाँ मैडम सेमी सर्कल तो है। जहाँ पे आर क्यू क्या है, आर क्यू उसका क्या है, डायमीटर है। क्या आपको इस डायमीटर की वैल्यू पता है? नहीं पता। क्या आप इस आर क्यू नामक डायमीटर की वैल्यू निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो वहाँ पे मैं प्यार से लिख देती हूँ कि इन ट्राइंगल आपका पी क्यू आर, क्योंकि वहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री है, सो हम यहाँ पे लिख देंगे कि देयरफॉर बाय क्या आ जाएगा बताओ, पाइथागोरस थ्योरम। और मैं उम्मीद करती हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम सभी को लगाना आता है। और अगर पाइथागोरस थ्योरम सभी को लगाना आता है, तो अगर मैं ऊपर वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाऊं, क्योंकि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो 90 के सामने ये क्या हुई, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि आर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर पी का स्क्वायर और प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब आपको जो जो वैल्यूज़ दी हैं आप पुट कर दीजिए।
आर पी की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर, पी क्यू की वैल्यू 24 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, दोनों का एडिशन करेंगे 625 और अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो देयरफॉर यहाँ से आर क्यू की वैल्यू आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। यानी कि आर क्यू जो कि मेरा एक डायमीटर था एज वेल एज आर क्यू जो मेरा हाइपोटेनियस था, इसकी वैल्यू मुझको कितनी मिल गई है 25 सेंटीमीटर मिल गई है ना। इसकी वैल्यू मुझे कितनी मिल गई है 25 सेंटीमीटर। अगर मुझको डायमीटर पता है तो क्या मैं रेडियस नहीं निकाल सकती? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? पूरी दुनिया जानती है कि डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो अगर मेरे पास डायमीटर 25 है तो यहाँ से मेरे पास रेडियस कितना आ जाएगा? रेडियस इज गोना टू बी 25/2 सेंटीमीटर। पॉइंट में कैलकुलेशन नहीं करें, फ्रैक्शन में रहने दीजिए। यहाँ से आपके पास रेडियस की आ गई वैल्यू। बट मैडम रेडियस निकाल के आपको मिला क्या है? मिला मुझे ये है कि मुझको अभी वो जो सेमी सर्कल जो मुझे दिख रहा है, अगर मुझे उस सेमी सर्कल का एरिया निकालना है, ठीक है, मुझे क्या करना है उस सेमी सर्कल का एरिया निकालना है, तो मैं उस सेमी सर्कल का एरिया कैसे निकालूंगी? द पॉइंट इज मैं उस सेमी सर्कल का एरिया कैसे निकालूंगी? तो सेमी सर्कल का एरिया चलो निकालते हैं। एरिया ऑफ दैट सेमी सर्कल, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सेमी का मतलब होता है आधा, तो वी विल डिवाइडेड बाई 2, पाई आर स्क्वायर बाई 2। पाई की वैल्यू हो गई 22/7। आर स्क्वायर, अच्छा 1/2 को मैंने ऐसे लिख दिया अलग से 1/2। आर स्क्वायर यानी कि 25/2 मल्टीप्लाई बाय 25/2। अब जितना कैंसिल आउट होता है उतना कर लेते हैं। नहीं मैडम ये तो कैंसिल नहीं हो रहा है। अच्छा चलो ये एक हो जाता है, इसको एटलीस्ट कैंसिल कर लेते हैं। देखो 25 × 25 पूरी दुनिया जानती है 625 होता है, क्योंकि 25 का स्क्वायर है वो। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं 11 से, तो ये हो जाएगा 6875 और 2 × 2 ये कितना हो गया? दिस इज 4 और 7 4 जा कितना हो गया 28। सो ये आपके पास एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ गया। इसको बॉक्स में डाल देते हैं। चाहो तो पॉइंट में रख सकते हो या फिर फ्रैक्शन में ही रहने दो। फिलहाल के लिए तो मैं फ्रैक्शन में ही रहने दे रही हूँ। अब लेकिन इससे फ़ायदा क्या हुआ? अब देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो डायग्राम वाले ने क्या किया है, ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P को और इस पॉइंट Q को उसने ज्वाइन किया है। उसने इस पॉइंट P को और उसने इस R पॉइंट को भी ज्वाइन किया है सच दैट कि ये 90 डिग्री है। आपको भले ही वो 90 डिग्री दिखे या ना दिखे, आपके दिखने पे डिपेंड नहीं करता है, वो 90 है, क्योंकि सेमी सर्कल में अगर कोई भी एंगल सबटेंड होता है उसके सर्कमफ्रेंस में वो हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये 9th क्लास की प्रॉपर्टी है सर्कल्स की। खैर, तो ऐसे केस में यहाँ पे ये 90 डिग्री है। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ, ध्यान से देखने को बोलूँ, तो इस सेमी सर्कल के अंदर टोटल 3 रीजन्स हैं। रीजन नंबर 1 ये एक ट्राइंगल हो गया। रीजन नंबर 2 ये आप लोगों का ये वाला पार्ट हो गया। लेट मी शेड इट, मैं इसको शेड कर देती हूँ। ये ग्रीन वाला जितना पार्ट दिख रहा है ये हो गया आप लोगों का रीजन नंबर 2 हो गया, और एक हो गया ये आपका रीजन नंबर 3, ये एक शेडेड पार्ट है। तो टोटल यहाँ पे कितने रीजन्स हैं? टोटल यहाँ पे 3 रीजन्स हैं। तो यानी कि इफ़ समबडी वुड आस्क मी कि मैडम एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितने चीज़ों से मिलकर बना है, सो आई कैन से कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल पहले तो उस ट्राइंगल के एरिया से मिलकर बना है, प्लस वो जो 2 आपको कलरफुल शेडेड पार्ट दिख रहे हैं, है ना, रीजन 2 और रीजन 3, इन दोनों से मिलकर बना हुआ है। अब क्वेश्चन वाला क्या चाहता है मेरे से? क्वेश्चन वाला मेरे से ये चाहता है कि मैं शेडेड पार्ट का एरिया कितना है मैं वो कैलकुलेट करूँ। शेडेड पार्ट मतलब ये वाला और शेडेड पार्ट मतलब ये वाला जो कि दिख नहीं रहा है ना। तो इसका मतलब क्वेश्चन वाला मेरे से ये चाहता है कि रीजन 2 और रीजन 3 दोनों का मिलाकर, क्योंकि दोनों ही शेडेड हैं, दोनों का मिलाकर, इन दोनों का टोटल मिलाकर एरिया ऑफ दैट शेडेड रीजन, इन दोनों को मिलाकर कितना एरिया आएगा वो ये पूछना चाह रहा है। तो इसको पूछने के लिए मुझे एरिया ऑफ सेमी सर्कल पता होना चाहिए, जो कि मुझे पता है कितना 6875/28 इक्वल टू मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल पता होना चाहिए, जैसे मैं पहले ही निकाल चुकी हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से कितना आता है 84। आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए, यहाँ से आपके पास एरिया ऑफ दैट शेडेड रीजन आ जाएगा। अगर मैं पॉइंट में कैलकुलेशन करूँ, जो कि अभी ज़्यादा कंफर्टेबल है फ्रैक्शन में रखने से, है ना,
कई बार कैसा होता है, कई टीचर्स बोलते हैं, मैं भी बोलती हूँ कई का, मैं क्या बोलूँ कि फ्रैक्शन में रखो, फ्रैक्शन में रखो, लेकिन कैसा होता है कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि फ्रैक्शन में काम करने से ज़्यादा आसान पॉइंट में काम करना लगता है। तो वो आपको जज करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कब आसान लग रही है, उसके हिसाब से अपनी तैयारी करें। तो इसका डिवीजन होता है 245.5 -84। यह माइनस करना मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आप माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। जब आप माइनस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे इसका एरिया कितना है, ठीक है। तो देखो कैसा है, आप किसी भी क्वेश्चन को रट नहीं सकते, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि अच्छा इसको ऐसे करेंगे, ओ इसको वैसे करेंगे। अच्छा, अगर मेरे से मान लेते हैं इस वीडियो को बनाते वक्त कहीं पे भी अगर कैलकुलेशन कोई मिस्टेक अगर लेट से अगर हो जाती है तो काइंडली मुझे भी बताना और उसको तुम करेक्ट भी करना, ठीक है। तो ये था एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन के सामने, है ना। देखो पहला क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जो कि काफ़ी आसान है, राइट। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से करना है, फिर बाद में आप मुझे उसको प्रॉपरली करके दिखाइएगा। देखिए क्या बोला है, ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। मतलब AB भी आपको 14 सेंटीमीटर दिया है, BC भी 14 सेंटीमीटर दिया है, DC भी 14 सेंटीमीटर दिया है, AD भी 14 सेंटीमीटर। अरे वाह, सबसे पहले दिमाग में क्या बत्ती जलनी चाहिए, अच्छा स्क्वायर दिया है यानी कि स्क्वायर का एरिया निकाल सकता हूँ क्योंकि एरिया वाला चैप्टर है। तो मैंने फटाफट यहाँ से एरिया ऑफ दैट स्क्वायर ABCD कैलकुलेट कर लिया। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर यानी कि 196। तो यानी कि यहाँ से मेरे पास एरिया ऑफ स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म। अब देखो अगर तुम डायग्राम को ध्यान से घूर घूर के देखोगे तो ये जो रीजन है, थोड़ा मैं ग्रे कलर से शेड कर रही हूँ, ये जो रीजन है ग्रे कलर का, क्या ये रीजन आपको एक सेमी सर्कल दिख रहा है? क्या जो आपके पास ये रीजन है ये वाला ग्रे कलर का, क्या ये आपको एक सेमी सर्कल के जैसे दिख रहा है? हाँ मैडम दिख रहा है। इसका मतलब देयर आर 2 सेमी सर्कल्स, बराबर। यहाँ पे कितने सेमी सर्कल है, 2। तो मैं मेरे डायग्राम को मार्किंग कर देती हूँ। मैंने इसको नाम दे दिया, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया कि ये मेरा रीजन 1 कहलाएगा, इसको मैंने नाम दे दिया रीजन 2, इसको कह दिया रीजन 3, इसको कह दिया रीजन 4। ढूंढना मुझको क्या है, ढूंढना है मुझे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्वेश्चन वाले के अकॉर्डिंग शेडेड रीजन R4 को कहा गया है और R3 के को कहा गया है, क्योंकि मैंने ग्रे शेड किया है ना। जब ये ओरिजिनल अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक को देखेंगे तो R1 और R2 की कोई शेडिंग नहीं है, वो वाइट कलर्स के हैं। तो टेक्स्ट बुक वाले के अकॉर्डिंग शेडेड रीजन R4 और R3 को कहा गया है। ढूंढना मुझको क्या है, R4 और R3 का टोटल कितना होगा। तो उसके लिए एक काम करती हूँ, मैंने ये देखा कि R4 और R3 के अलावा वहाँ पे 2 और रीजन्स हैं, ठीक है, रीजन 1 एंड रीजन 2, और ये दोनों के दोनों क्या हैं, सेमी सर्कल्स है। साफ साफ दिख रहा है, ये दोनों के दोनों क्या हैं, सेमी सर्कल। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि रीजन 1 और रीजन 2 का एरिया कितना होगा, तो तुम क्या बोलोगे कि मैडम एक सेमी सर्कल का आप रीजन का एरिया आप निकाल लीजिए, जो भी एक का एरिया आएगा आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तब दोनों का मिल जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मैंने कहा ठीक है कर देते हैं। चलो, सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। अब द टेंशन इज कि मैडम सेमी सर्कल का हमको रेडियस नहीं पता। तो यार दिक्कत नहीं है, देखो आपका ये सेमी सर्कल कैसा दिख रहा है, देखो ये है आपका सेमी सर्कल, ध्यान से देखना, ये उसके बाद ये उसके बाद ये, राइट। तो यानी कि ये एक तरीके का आपको ऐसा नहीं लगता है कि अच्छा जो स्क्वायर की साइड है वही इस सेमी सर्कल का डायमीटर है। हाँ, यानी कि मैं यहाँ लिख सकती हूँ स्क्वायर की जो साइड है, ठीक है, जो स्क्वायर की जो साइड है वो आप लोगों के सेमी सर्कल का बोलो क्या है, वो डायमीटर है। मैं ये ऐसा लिख सकती हूँ। अब क्या तुमको ये बात पता है क्या कि सेमी सर्कल का डायमीटर कितना दिया है? हाँ मैडम, ये बात हमको पता है कि सेमी सर्कल का डायमीटर कितना दिया है, 14। कितना दिया है, स्क्वायर की साइड कितनी दी है, 14। सो यहाँ से डायमीटर मेरे पास कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी होगी, उसकी आधी, यानी कि कितनी, 7 सेंटीमीटर।
आप पुट कर दीजिए नीचे फॉर्मूले में, कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/2, पाई की वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर और रेडियस कितना है 7 का स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7, ये 2 कट गया, ये 7 कट गया, सिर्फ बचेगा 22 मल्टीप्लाई बाय 7 यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि वो R1 और R2 दोनों को मिलाकर टोटल एरिया कितना आता है 154। बट मैडम मुझे R1 प्लस R2 नहीं पूछा था, मेरे को तो R3 और R4 का एडिशन पूछा था। तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिए कि वो पूरा का पूरा स्क्वायर आखिर बनता कैसे है। वो पूरा का पूरा स्क्वायर बनता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 को करके। सही कह रहे हैं? हाँ। अभी R1 आपके पास नहीं पता, R2 नहीं पता, बट दोनों का एडिशन 154 है, ये हमको पता है। और R3 और R4 को ही टेक्स्ट बुक वाला क्या कह रहा है, शेडेड रीजन कह रहा है। और अभी हमने क्लास की स्टार्टिंग में ही कैलकुलेट कर लिया था कि एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है 196। तो अगर मैं इस प्लस 154 को यहाँ लेके आ जाऊंगी, माइनस वगैरह अगर मैं इसके साथ कर लूँगी, ठीक है, तो जो भी इसका माइनस करके आंसर आएगा वही आप लोगों के शेडेड रीजन का आंसर होगा। सो यहाँ से मेरे पास जो शेडेड रीजन है, ठीक है, शेडेड रीजन मेरे पास कितना आ जाता है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट्स के साथ गड़बड़ी मत करिएगा। तो यहाँ से शेडेड रीजन आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। होप सो मैं जो बात कर रही हूँ तुमको ये समझ में आ रही है, क्या कहा मैंने, कैसे कहा, क्या किया। कोई भी ऐसी हाई फंटुश मैथमेटिक्स नहीं लगाई गई है। इवन इसमें तो अभी तक एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ द आर्क जैसा भी कोई कंसेप्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। एकदम सादी मैथ्स है, इतनी सारी मैथ्स है कि देखिए अगर आपको कोई ये क्वेश्चन कैलकुलेट करने को बोले फोर्थ, मैं रैंडम क्वेश्चन बताए क्यों करवाती हूँ, क्योंकि जब आपको एक क्वेश्चन कराया जाता है तो उसके जैसे आपको एक्सरसाइज में और कौन से क्वेश्चन दिख रहे हैं और उनको देख कर ताकि आप वो बना सकें, इसीलिए लाइन से करवाना मैं थोड़ा प्रेफर नहीं करती हूँ कि अब देखो करना तो पूरा ही है, छोड़ना तो है नहीं किसी ने, तो फिर ध्यान लाइन से करने से बेटर है कि पूरा आराम से अच्छे से करो। अब देखो पहले क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्या बोला है देखो, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। चलो बहुत ही बढ़िया है, हमें पहले तो ये पता चल गया कि क्वाड्रिलैटरल ABCD हम लोगों का एक स्क्वायर है। अगर वो स्क्वायर है तो आपकी ऑल साइड्स इक्वल होंगी, यानी कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। और आपको टेक्स्ट बुक में ये चीज़ पहले से दी हुई है कि स्क्वायर की साइड कितनी है, स्क्वायर की साइड है 5 सेंटीमीटर, तो ये इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मैंने फटाफट स्क्वायर का एरिया निकाल लिया, तो एरिया ऑफ यहाँ से दैट स्क्वायर कितना आ जाएगा, क्या होता है एरिया स्क्वायर का फॉर्मूला, साइड का स्क्वायर। डन। अब साइड कितनी दी हुई है 5 का स्क्वायर बोलो कितना 25, तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, ये हो गया डन, मतलब वैल्यू नॉट फॉर्मूला। अब आगे क्या बोल रहा है वो देखते हैं। हर कॉर्नर से आपने क्या किया है, 1 सेंटीमीटर के क्वाड्रेंट्स को कट किया है। जैसे बचपन में क्या होता था, जब कोई फंक्शन होता था, किसी फ्रेंड का बर्थडे, टीचर्स डे वगैरह वगैरह, इंडिपेंडेंस डे, तो ग्रीटिंग कार्ड बनाने का ऑलमोस्ट सभी को शौक होता है, कई लोगों को खैर अभी भी है। तो अपन क्या करते थे, जैसे कोई खड्डा है, कोई कार्डबोर्ड है या कोई पेज है कलरफुल, उसको अपन बीच से फोल्ड करते थे और बीच से फोल्ड करने के बाद इस तरीके से कट करते थे, ये ऐसे कट करते थे ताकि जब आप उस पेज को ओपन करते थे तो बीच में एक दिल बना हुआ मिलता था, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर उसने क्या किया है कि कॉर्नर्स में से क्वाड्रेंट वगैरह काट लिए हैं, और जब वो क्वाड्रेंट को काट रहा है तो हर क्वाड्रेंट का रेडियस कितना रख रहा है, वो 1 सेंटीमीटर रख रहा है। रेडियस कितना रख रहा है 1 सेंटीमीटर रख रहा है, ठीक है, ओके। यानी कि ये एक क्वाड्रेंट है, ये जो मैं ब्राउन कर रही हूँ ये एक क्वाड्रेंट है, ये जो मैं ब्राउन कर रही हूँ ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा क्वाड्रेंट है और ये चौथा क्वाड्रेंट है। मतलब उसने 4 कॉर्नर्स में से 4 क्वाड्रेंट्स कट किए। अच्छा, और ये जो पॉइंट B है ये उस क्वाड्रेंट का क्या कहलाएगा, सेंटर। पॉइंट C उस क्वाड्रेंट का क्या कहलाएगा, सेंटर। पॉइंट D उस क्वाड्रेंट का सेंटर। पॉइंट A उस क्वाड्रेंट का सेंटर। वो बोल रहा है कि क्वाड्रेंट जो है वो 1 सेंटीमीटर के रेडियस के, मतलब इस पॉइंट A से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 1 सेंटीमीटर है।
ये वाला जो डिस्टेंस है, क्योंकि ये भी तो रेडियस ही होगा ना, ये भी 1 सेंटीमीटर है। ऐसे जितने भी क्वाड्रेंट हैं, हर क्वाड्रेंट का रेडियस उसने कितना लिया है? 1। सबका, मैं नहीं ले रही हूँ अपनी मर्जी से 1, क्वेश्चन वाले ने बोला है कि सबके रेडियसेस कितने होंगे? 1 सेंटीमीटर के होंगे, ऐसा क्वेश्चन वाला कह रहा है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। ऐसा कौन कह रहा है? क्वेश्चन वाला कह रहा है। सबके रेडियस कितने होंगे? 1 सेंटीमीटर। अच्छी बात है मैडम। तो आपको क्या क्वाड्रेंट इज नथिंग बट अ सेक्टर। ध्यान रखना, क्वाड्रेंट कुछ नहीं होता है, क्वाड्रेंट का मतलब ही क्या होता है? सेक्टर। तो क्या आपको क्वाड्रेंट का निकालना आता है क्या एरिया? क्वाड्रेंट का एरिया निकालना मतलब सेक्टर का एरिया निकालना। हाँ मैडम आता है। कैसे निकालेंगे? देखिए, तो हमने अभी अभी कुछ दिनों पहले पढ़ा था कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, बोलो क्या? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है आपका थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, राइट। और ऐसे यहाँ पे टोटल कितने क्वाड्रेंट्स हैं? यहाँ पे टोटल 4 क्वाड्रेंट्स हैं। तो अगर मैं एक क्वाड्रेंट का निकालती तो मैं ये फॉर्मूला लिखती, बट ऐसे कितने क्वाड्रेंट है? 4। तो मैं क्या कर रही हूँ, सामने 4 मल्टीप्लाई भी लिख दे रही हूँ और यहाँ पे क्वाड्रेंट्स लिख देती हूँ, और यहाँ पे मैं क्या लिख देती हूँ? क्वाड्रेंट्स लिख देती हूँ। तो यानी कि जो चारों के चारों क्वाड्रेंट्स हैं उनका एरिया कितना होगा? 4 मल्टीप्लाई बाई थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। सही कह रहे हैं? बिल्कुल। अब थीटा कितना होगा? तो देखो, बहुत ही कॉमन सेंस है, स्क्वायर और रेक्टेंगल जो होता है, राइट, वो 90 डिग्री का थीटा बनाते हैं, तो 90 डिग्री पुट कर देंगे। कई लोगों को ऐसा लगता है कि अरे यार थीटा तो दिया ही नहीं, हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें? भाई करना पड़ेगा ना, तो थीटा 90 डिग्री ये डालना पड़ेगा क्योंकि कॉमन सेंस है। आर की वैल्यू कितनी? अब देखो, आर 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 यहाँ पे बोल रहा है कि हर क्वाड्रेंट 1 सेंटीमीटर का है। क्योंकि यहाँ पे हर क्वाड्रेंट 1 सेंटीमीटर का है, इसीलिए मैंने चारों का एरिया अलग अलग निकालने से बेटर है मैंने क्या किया, एक ही बार में निकाल दिया। ठीक है, मैंने एक ही बार में निकाल दिया। अगर एक का रेडियस 1 होता, दूसरे का रेडियस 2 होता, तीसरे का रेडियस 5 होता, सबके रेडियसेस अगर अलग होते तो चारों के क्वाड्रेंट्स के एरिया इसी सेम फॉर्मूले से थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर से निकालते, बट अलग अलग। क्योंकि चारों यहाँ पे सेम है तो एक ही बार निकाल लो, क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो देखो 0 0 कट गया, थोड़ा अलग पेन यूज़ करते हैं। 9 1 जा, 9 4 जा, फिर 4 1 जा, 4 1 जा, अरे वाह तो पूरा कट गया। यानी कि फाइनली आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ बची, 22/7। और 1 का स्क्वायर तो वैसे भी 1 होता है ना। तो 22/7 की वैल्यू डिवाइड मत करना डंकी जैसे, सबको पता है बचपन से कि इसकी वैल्यू होती है 3.14। तो इससे आपको ये पता चल गया कि वहाँ जितने भी क्वाड्रेंट्स थे, कितने थे? 4। सारे क्वाड्रेंट्स का एरिया, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया कितना है आपका? 3.14। बट क्वेश्चन वाले को ऐसा लगता है कि अरे यार क्वाड्रेंट्स के साथ साथ ना कितना अच्छा होता, काश मैं ये बीच का सर्कल भी हटा दूँ। मतलब उसको अभी वो बीच में कागज में वहाँ से सर्कल भी हटाने का है कि हटाओ सर्कल हटाओ, उसको वो भी हटाने का है। तो अब अपन क्या करेंगे? उस सर्कल का भी एरिया निकालेंगे। ठीक है मैडम, निकाल लेते हैं। लेकिन वो सर्कल जो हटाया जा रहा है, उस सर्कल का डायमीटर कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर, है ना। यानी कि अगर कोई मेरे से बातचीत करेगा किसको लेकर? सर्कल को लेकर, तो सर्कल के लिए क्वेश्चन वाले ने जो डायमीटर रखा है वो कितना रखा है? 2 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर वहाँ पे रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। और अगर कोई मुझे कहेगा कि एरिया ऑफ सर्कल कितना हुआ, तो मैं कहूँगी पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई की वैल्यू 22/7, आर का मतलब वही। सो इनडायरेक्टली यहाँ से मेरे पास एरिया ऑफ सर्कल कितना आ जाएगा? 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे वाह। लेकिन क्वेश्चन वाले ने तो कुछ और फाइंड करने को बोला है। क्या फाइंड करने को बोला है क्वेश्चन वाले ने? एक बार रीड करिए। क्वेश्चन वाले ने कहा है कि आपको सर्कल हटाने के बाद, क्वाड्रेंट्स हटाने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन बच गया स्क्वायर का, रिमेनिंग पोर्शन मतलब वो जो ब्लू कलर की जो शेडिंग दी हुई है, उतना पोर्शन जो बच गया, आप उसका एरिया निकालिए। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है, हमको अच्छे से पता है ना। बोलो क्या पता है हमको अच्छे से? कि जो स्क्वायर है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। स्क्वायर 4 क्वाड्रेंट से मिलकर बना है। तो
तो एरिया किसके ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, 4 क्वाड्रेंट्स के एरिया से बना है, प्लस उस सर्कल के एरिया से बना हुआ है, प्लस जो रिमेनिंग पोर्शन बच गया उससे मिलकर बना हुआ है, रिमेनिंग पार्ट से मिलकर बना हुआ है वो। ऐसे टोटल करते करते वो 3 चीज़ों से मिलकर बना है। क्या तुम्हें स्क्वायर का एरिया हमने निकाला है स्टार्टिंग में? हाँ मैडम 25 निकाला है, तो यहाँ आप पुट कर दीजिए 25। क्या हमने चारों क्वाड्रेंट्स का एरिया एक साथ निकाला है? हाँ हमने चारों क्वाड्रेंट्स का एरिया एक साथ निकाला है। कितना हो जाएगा? दैट विल बी 3.14। एरिया ऑफ सर्कल मैडम वो भी 3.14 ही आया भगवान की कृपा से। और अब आप माइनस कर लीजिए, माइनस करने का काम मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, तो इससे आपको रिमेनिंग पोर्शन वाला एरिया कितना है ये पता चल गया। डन, बस ख़त्म हो गई कहानी। बहुत ही प्यार से हम लोगों का हो गया सब कुछ। तो यहाँ पर हम लोगों का सारा डन हो चुका है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड। तो कैसा रहता है जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें कुछ भी कठिन नहीं रहता है। यू जस्ट हैव टू यूज़ योर ब्रेन। आपको सिर्फ अपना क्या यूज़ करना पड़ता है? ब्रेन। ठीक है, अच्छा चलो एक और क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है? एक टेबल कवर है, ठीक है, टेबल कवर की डिज़ाइन है सच दैट कि वो सर्कुलर टेबल कवर बनाते वक्त रेडियस कितना रखा गया था? लिख लेते हैं कि फॉर टेबल कवर, ठीक है, रेडियस इक्वल टू कितना? 32 सेंटीमीटर। डन, ठीक है। तो अगर मुझे टेबल कवर का रेडियस पता है तो क्या मैं उस टेबल कवर का एरिया कैलकुलेट नहीं कर सकती? मैम कर सकते हो, एरिया ऑफ टेबल कवर बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हो। क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू मैंने पुट कर दी, बोलो कितनी आई? 22/7 इंटू में आर का स्क्वायर यानी कि 32 का स्क्वायर, जो कि मैं नहीं कर रही हूँ, मैं 32 इंटू 32 लिख के छोड़ रही हूँ, बाद में कर लेंगे, देखते हैं। ठीक है, इतना मैंने एरिया ऑफ टेबल कवर निकाल के रख दिया। अब क्या बोल रहा है कि उसका रेडियस 32 है। मतलब अगर मान के चलूँ मैं कि ये सेंटर है, तो सेंटर से लेके ये जो पॉइंट बी तक का डिस्टेंस है, ये मेरे को कितना दिया है? 32। मुझे ये पॉइंट बी तक का डिस्टेंस कितना दिया है? 32। पॉइंट सी तक का डिस्टेंस कितना दिया है? 32। पॉइंट ए तक का डिस्टेंस कितना दिया है? 32। बट मैंने सिर्फ 2 ही डिस्टेंसेस ड्रॉ किए, बाकी मैं ड्रॉ नहीं कर रही हूँ। अब मैं क्या करूँ? तो मैंने क्या किया, पहले तो क्वेश्चन पढ़ा। ये पढ़ा कि वो जो ट्राइंगल ABC बनाया गया है बीच में, वो जो ट्राइंगल ABC बनाया गया है बीच में, वो पहले तो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, बराबर। वो कितना है? पहले तो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अच्छा ठीक है, अगर वो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो तुमको नहीं लगता कि अपन वहाँ पे, अगर मुझे उस इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना हो तो मैं उस इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकती हूँ? एक फार्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। हाँ मैडम कर सकते हो आप, है ना, बिल्कुल कर सकते हो। अच्छा ठीक है, तो अब अगर मान लेते हैं, लेकिन मैडम आपको इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड भले ही करना हो, बट आपको साइड तो दी नहीं है। मैंने बोली अरे हाँ यार, मैं तो अटक गई, मुझको तो साइड दी नहीं है, फिर अब मैं क्या करूँ? अब मेरी गाड़ी अटक गई है। तो अब हम लोगों की गाड़ी यहाँ पे फुस हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। फिर हमने सोचा, हमने ऑब्जर्व किया, हमने ध्यान दिया, हमने बहुत देखा, घूर के देखा, है ना। हमने क्या किया, एकदम घूर के देखा अपने फिगर को। तो हम ये देखते हैं कि अगर वो टेबल कवर नहीं होता, ठीक है, अगर वो टेबल कवर नहीं होता, बराबर, अगर वो टेबल कवर नहीं होता, अगर वो नॉर्मल एक इक्विलैटरल ट्राइंगल होता, अगर वो एक नॉर्मल इक्विलैटरल ट्राइंगल होता, तो मैं उसका एरिया कैसे निकालती? तो तुमने मुझे बताया मैडम आप फॉर्मूला यूज़ करते √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते। मैंने बोला चलो ठीक है कर लेती, लेकिन साइड भी तो नहीं दी है ना, दिक्कत ये भी है, साइड भी तो नहीं दी है। साइड अगर दी होती तो मैं फटफट वैल्यू पुट कर दी, फटफट मेरा आंसर आ जाता। तब तो साइड भी नहीं दी, अब तो मेरी गाड़ी अटक गई। और फिर अब हम लोग ऑब्जर्व करने लगे, अच्छा क्या करे, कैसे करे। तो देखो
यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रही हूँ। ये जो पॉइंट ओ है, अगर मैं इसको सेंटर मान लूँ तो यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रही हूँ एज सच दैट, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया। अच्छा चलो ठीक है, कर लिया, अच्छी बात है। परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से मेरा क्या फ़ायदा हुआ वो देखते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से मेरा फ़ायदा हुआ क्या। अब देखो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, मतलब ये वाला एंगल 60 डिग्री का होगा। ये कंप्लीट एंगल सी ये भी 60 डिग्री का होगा। बट क्योंकि मैंने ओसी को ज्वाइन कर लिया है तो ये पिद्दी सा एंगल कितने डिग्री का होगा, ये पिद्दी सा एंगल 30 डिग्री का होगा। ये पिद्दी सा एंगल कितने डिग्री का होगा, ये पिद्दी सा एंगल 30 डिग्री का होगा। अब कुछ नहीं करना है, फटाफट ट्रिग्नोमेट्री लगा दो। बट पहले ट्रिग्नोमेट्री लगाने से पहले थोड़ा स्टेटमेंट्स वगैरह प्रॉपर्ली लिख लेते हैं। वहाँ पे हमने क्या किया है, हमने ज्वाइन किया है ओ बी को, ठीक है, एंड ओ सी को। और हम जानते हैं कि आपका जो ओ बी होगा और जो ओ सी होगा वो इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि मैडम वो रेडियसेस हैं। अच्छा, उसके अलावा हमने ये पॉइंट पी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो लिखो कि ड्रॉ ओ पी, ठीक है, परपेंडिकुलर टू साइड बी सी। अच्छा, उसके अलावा हमको ये पता है कि ट्राइंगल ए बी सी वो जो क्लॉथ कवर के बीच में बना है वो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अगर वो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो हर एंगल 60 डिग्री का होगा। बट वो जो पिद्दी सा सी है, वो पिद्दी सा सी कितने का होगा, वो पिद्दी सा सी एंगल ओ सी पी ये कितने डिग्री का होगा, 30। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस छोटे से ट्राइंगल को मैं बाजू में रीड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। छोटे से ट्राइंगल को रीड्रॉ कर लेते हैं, ओ पॉइंट, पी पॉइंट, सी पॉइंट। दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, दिस एंगल इज ऑफ 30 डिग्री। ये आपको दिया है 32 सेंटीमीटर, है ना। अब मेरे को ये पीसी कैलकुलेट करना है। लेट दिस पीसी बी एक्स, इसको मैंने मान लिया एक्स। कुछ मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, तुम्हारी चॉइस है। कॉस 30 डिग्री लगा रहे। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है आप लोगों ने, क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री इक्वल टू एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस, यही होता है। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। एडजेसेंट साइड, अगर तुम डायग्राम को देखो तो एडजेसेंट साइड कौन है, एक्स, और हाइपोटेनियस कौन है, 32, तो x/32। 2 1 2 16 सो यहाँ से x की वैल्यू आई 16√3। कितनी वैल्यू आई, 16√3। कितनी वैल्यू आई, 16√3। और तुम्हें मैंने अभी पाइथागोरस वाला एक चैप्टर पढ़ाया है, तुम्हें याद होगा। हाँ मैडम पढ़ा है। पाइथागोरस वाले चैप्टर में मैंने तुम्हें क्या बताया था, किसी भी इक्विलैटरल ट्राइंगल के वर्टेक्स से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो वो उसके साइड के कितने इक्वल टुकड़े करता है, 2। मैंने बोला था इस स्टेटमेंट को याद रखो, ये आगे जाके बहुत हेल्पफुल होगी। यानी कि ये जो ओपी है वो ये से परपेंडिकुलर नहीं है बीसी के, ये सच दैट परपेंडिकुलर है, सच दैट ये परपेंडिकुलर है कि बीपी और पीसी आपस में इक्वल है। तो अगर मुझको कंप्लीट बीसी कैलकुलेट करना है तो बीसी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एक्स हो जाएगा। सो बीसी यहाँ से आ जाएगा 32√3। और बीसी क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड है, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड है। अब मुझे इक्विलैटरल ट्राइंगल का साइड पता चल गया, हाँ मैडम पता चल गया। क्या मैं इस इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकते हो आप। क्या होता है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, वो होता है √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। अभी मेरे पास साइड कितनी दी हुई है, ये पढ़ो 32√3, 32√3 इंटू 32√3। क्या क्या कटेगा, 4 1 4 8 क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 दैट विल बी 3। एक √3 वैसे का वैसे ही रह गया। और 32 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 8 2 16, 8 3 24, 256। अच्छा 256 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा किसकी वैल्यू, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल की वैल्यू। पॉइंट में निकाल लेते हैं, √3 की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, ठीक है। एग्जाम में आपको √3 की वैल्यू पता होनी चाहिए, ध्यान रखना। √3 की वैल्यू होती है 1.732 इंटू में 256। पूरा मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आएगा, 1330.176। सो दिस इज द एरिया ऑफ व्हाट, इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब हम लोग वापस से आ जाते हैं अपने ऊपर के डिजाइन में। अब अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखो तो वो जो कंप्लीट टेबल कवर है, जो पूरा का पूरा टेबल कवर है, वो 2 चीज़ों से मिलकर बना है।
एक इक्विलैटरल ट्रायंगल से मिलकर बना है और दूसरा डिज़ाइन से मिलकर बना है। तो यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि वो जो टेबल कवर है, एरिया ऑफ दैट टेबल कवर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ डिज़ाइन। अच्छा, अब ये मत लिख देना 3 टाइम्स द एरिया ऑफ डिज़ाइन। मैं उस पूरी डिज़ाइन को एक डिज़ाइन कंसिडर कर रही हूँ, है ना। एक को एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 ऐसा नहीं कर रही हूँ, मैं पूरी डिज़ाइन को पूरा का पूरा डिज़ाइन ही ले रही हूँ। अच्छा चलो, ऐसा नहीं करते, जैसा आपको अभी तक सिखाते आए हैं वैसा ही करते हैं। देखो, टोटल 4 चीज़ों से मिलकर बना है ये। कैसे मैडम? 4। एक ये इक्विलैटरल ट्रायंगल से बना है, एक ये रीजन 2 से बना है, एक रीजन 3 से बना है, एक रीजन 4 से बना है। टोटल 4 चीज़ों से बना है। यानी कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल प्लस एरिया ऑफ रीजन 1 प्लस एरिया ऑफ रीजन 2 प्लस एरिया ऑफ रीजन 3। सही कह रही हूँ? सही कह रहे हो। अब एरिया ऑफ टेबल कवर हम पहले ही निकाल चुके हैं। कितना आ रहा है? 22/7 इंटू 32 इंटू 32। अच्छा, पॉइंट में तो खैर निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900। तो अगर कोई मुझसे 32 का स्क्वायर पूछेगा तो वो होता है 1024 और पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है। तो आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। यहाँ से एरिया ऑफ टेबल कवर आएगा 3215.36, एरिया ऑफ इक्विलैटरल है 1330.176। अब देखो, रीजन 1 में भी डिज़ाइन है, रीजन 2 में भी डिज़ाइन है, रीजन 3 में भी डिज़ाइन है, यानी कि तीनों में डिज़ाइन है। तो इन तीनों को हटा के मैंने इनके बदले क्या लिख दिया? एरिया ऑफ द डिज़ाइन। माइनस मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, माइनस आप कर लीजिएगा। तो इससे आपको एरिया ऑफ डिज़ाइन कितनी है ये पता चल गया, ठीक है। तो किस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी के 12.3 के सॉल्व किए, इस बारे में हमने डिस्कशन किया है। कराना तो मुझे देखो वैसे बहुत सारे थे, बट खैर अभी इसी में ऑलमोस्ट 45 मिनट्स होने में आ गए हैं। तुम्हें ये वीडियो देखते देखते ही 45 मिनट्स हो जाएगा, फिर तुम्हें कॉपी चेकिंग भी करानी है, इसीलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चंस अभी इसमें नहीं ले रही हूँ। सिर्फ एक क्वेश्चन और ले लेती हूँ और उसके बाद फिर इस चीज़ को हम लोग अभी यहाँ पे रोकते हैं। फिर जितने भी इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस बच जाएंगे वो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर कर लेंगे। हो सकता है 2-3 पार्ट्स में मैं इसको ख़त्म करूँ, ठीक है, बट कवर कर लेंगे। खैर पहले ये वाला कर लेते हैं यार, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं पहले, है ना, ताकि 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया। अच्छा 5 बच जाएगा। खैर एक बार 5 कौन है, वो भी ईजी है, ठीक है। चलो पहले वो करें, क्या करें, रुको देखने दो। एक काम कर लेते हैं, 2 मिनट। ठीक है, पहले अपन अपना यही कर लेते हैं, लाइन से ही कर लेते हैं। कहाँ गया ये क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो, इसमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैलकुलेट करना है, बाकी सब टाइम पास है। आप सिर्फ फिगर पे ध्यान दो कि वो कौन सी शेप का फिगर है, आप सिर्फ उसकी फिगर पे ध्यान दो। तो मैडम अगर फिगर पे ध्यान दूँ तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारा ओ है और ये पॉइंट हम लोगों का सी है। सिर्फ उतने फिगर पे ध्यान देना, जहाँ हमारा टाइम पास है वहाँ पे छोड़ देना सी। ए और सी कुछ इस तरीके से गोल होकर ज्वाइन हुए। अरे यार थोड़ा गोल हट गया मेरा, ये इस तरीके से ज्वाइन हुए, यानी कि एक सेक्टर है, स्क्वायर तो नहीं है, ट्रायंगल भी नहीं है, मतलब ये एक सेक्टर है। और बीच में मैडम ये एक और आ गया, ये देखो ये भी आ गया, ये एक और छोटा सेक्टर है। मतलब बेसिकली 2 सेक्टर्स हैं, एक बड़ा सेक्टर OAC और एक छोटा सेक्टर OBD, बट दोनों ही सेक्टर एक ही पॉइंट से बनाए गए हैं, जिसका एंगल वैल्यू, ये एंगल वैल्यू जिसकी आपको ऑलरेडी दी हुई है, कितनी दी हुई है इसकी एंगल वैल्यू आप लोगों को, इसकी एंगल सेंट्रल एंगल की वैल्यू दी हुई है, थीटा की वैल्यू दी हुई है 40। अब आगे क्या बोल रहा है पढ़ेंगे यहाँ पर। 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, छोटे वाले सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस 14 सेंटीमीटर है। छोटे वाले सर्कल के लिए भी सेंटर वही है और बड़े वाले सर्कल का भी वही सेम सेंटर है, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मीनिंग ही वही होता है कि दोनों का सेंटर क्या होगा, सेम, ठीक है। तो छोटे वाले सर्कल की रेडियस मतलब O से लेकर B, ये आपको दिया है 7 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ ये O से लेकर B, ये इतना पार्ट मुझे कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। और बड़े वाले सर्कल का रेडियस मतलब O से लेकर A तक, ये डिस्टेंस मुझे कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। यानी कि ये O से लेकर यहाँ तक मैं कितना लिख सकती हूँ इसको, 14 सेंटीमीटर।
डन, बिल्कुल डन। अब क्या करना है, हमको वो शेडेड रीजन कैलकुलेट करना है। आप फिलहाल शेडेड रीजन को भूल जाइए, बल्कि मैं तो सजेस्ट करूंगी जो मैंने पर्पल कलर की लाइन बनाई थी इसको भी मिटा देते हैं। क्या ये आपको एक सेक्टर दिख रहा है? हाँ मैडम, ये एक सेक्टर दिख रहा है। आप चुपचाप इसका एरिया निकालिए। क्या आपको एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करना सिखाया? हाँ सिखाया। क्या है, लिखो एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, हम लोग कौन से वाले सेक्टर का एरिया निकाल रहे हैं? OAC वाले का। क्या होता है फॉर्मूला? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है। थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 40 होगी, 360 होगा, पाई होगा, आर स्क्वायर होगा। अब देखो, अभी छोटे वाले का रेडियस, अभी हम बड़े वाले का सेक्टर निकाल रहे हैं, तो बड़े वाले का रेडियस कितना है? 14 इंटू 14। छोड़ दो उसको, सॉल्व मत करो, इतने में छोड़ दो, मत करो। अभी मैंने क्या बताया कि बीच में एक पर्पल कलर की लाइन आ गई। इस पर्पल कलर की लाइन की वजह से ऊपर में एक और सेक्टर तैयार हो गया। ये देखो, ये एक और छोटा सा सेक्टर है। हाँ मैडम, ये एक और छोटा सा सेक्टर बन गया। अगर मैं आपसे कहूँगी कि इस छोटे वाले सेक्टर का आप एरिया निकाल लीजिए, इस छोटे वाले सेक्टर का नाम है OB, अच्छा नाम क्या है इसका? OBD। आप कैसे निकालेंगे? थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? वही 40 डिग्री, अपॉन में 360, पाई वैसे का वैसी, आर की जगह 7 इंटू 7। इससे क्या फ़ायदा हुआ मैडम? इससे फ़ायदा ये हुआ, इसको मैंने नाम दे दिया उस छोटे वाले ग्रे वाले पार्ट को रीजन 1, और ये जो नीचे है ये वाला जो पार्ट है, ब्राउन कलर का पार्ट है, इस ब्राउन वाले पार्ट को मैंने नाम दे दिया रीजन 2। तो इससे मुझे ये पता चलता है कि जो बड़ा सा सेक्टर था OAC, वो जो बड़ा सा सेक्टर था आपका OAC, वो दो लोगों के एडिशन से बनता है, रीजन 1 के और रीजन 2 के एडिशन से बनता है। और रीजन 1 को तो खुद एक सेक्टर है, ग्रे वाला तो खुद एक सेक्टर है, OBD तो खुद एक सेक्टर है ना, OBD तो खुद एक सेक्टर है, और नीचे वाला जो रीजन 2 है वो कोई सेक्टर फैक्टर नहीं है, बट मुझे पता भी नहीं है वो क्या है, तो उसको मैंने A2 का A2 ही रहने दिया, है ना। अच्छा, अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या मुझको एरिया ऑफ सेक्टर OAC पता है? हाँ पता है, एरिया ऑफ सेक्टर OAC कितना पता है मुझे? एरिया ऑफ सेक्टर OAC 40 अपॉन 360 इंटू में पाई इंटू में 14 इंटू 14, और एरिया सेक्टर OBD 40 अपॉन 360 इंटू में पाई इंटू 7 इंटू 7 प्लस A2। ये जो पूरा का पूरा एंटायर क्वांटिटी अगर आप इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो माइनस आएगा, यानी कि 40 अपॉन 360 इंटू में पाई इंटू में 14 इंटू में 14 माइनस में 40 अपॉन में 360 इंटू में पाई इंटू में 7 इंटू में 7 इक्वल टू A2। अब आप कॉमन निकालिए, इसीलिए मैं कह रही थी सॉल्व मत करो। जब कुछ डेटा दो एरियाज में सेम होता है ना, तो ऐसे में सॉल्व मत किया करो, हमेशा कॉमन निकालने वाली अप्रोच रखा करो। तो क्या क्या कॉमन निकल रहा है देखो, 40 अपॉन 360, 40 अपॉन 360 और पाई, तो जितना कॉमन निकल रहा है उसको आपने कॉमन निकाल लिया। ब्रैकेट में बचेगा 14 इंटू 14 यानी कि 14 का स्क्वायर जो कि होता है 196, 7 इंटू 7 जिसका स्क्वायर होता है 49 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा एरिया नंबर 2। एक मिनट, कहाँ चला गया भैया हमारा पेज, सॉरी कहाँ चला गया, हाँ इक्वल टू में कितना आ जाएगा? एरिया नंबर 2। अब देखो 0 0 कट गए, 4 1 ज़ा 4 9 ज़ा यानी कि 1 अपॉन 9, पाई की वैल्यू आ गई 22/7। 196 में से आप 49 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, देख लीजिए कितना आता है। 196 माइनस 49 दैट विल बी 147 इक्वल टू एरिया नंबर 2। अब और कुछ कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है ना, देखो 7 1 ज़ा 7 21, और कुछ कट रहा है क्या? बिल्कुल 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, और कुछ कट रहा है क्या? नहीं, अब नहीं कट रहा। बचा क्या? बचा 22 इंटू 7 और अपॉन में 3 इक्वल टू A2। 22 इंटू 7 होता है 154, 154/3 इक्वल टू A2, और डिवाइड करोगे 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा और 1 बचेगा, 3 3 ज़ा 9 यानी कि समथिंग 51.3। ये एरिया 2 आ गया। और एरिया 2 को अगर तुम डायग्राम से कंपेयर करोगे तो एरिया 2 ही आपका क्या है? शेडेड रीजन, जो क्वेश्चन वाला चाह रहा है। तो इससे आपके पास शेडेड रीजन कितना आ गया? ये आ गया 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट डाल लेना, लास्ट टाइम लिख लेना, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन कर लिया। हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया,
ठीक है, प्रॉपरली एकदम स्टेटमेंट्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 7 खैर करने के हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस किया है, 4 नहीं किया ना, अच्छा ठीक है 4 भी कर लेती हूँ, 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4 भी कर लेती हूँ ताकि मैं ये बोल सकूँ कि हाँ क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक मेरा पूरा डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब क्योंकि हमने अभी अभी ताज़ा कौन सा क्वेश्चन डिस्कस किए हैं बताओ, ताज़ा हमने अभी कौन सा क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, कहाँ गया, ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो आजू बाजू का सर्कल दिया था ना, ये टाइम पास करने के लिए दिया था, आपका काम सिर्फ इतने हिस्से से हो रहा था। अब देखो, आपको नहीं लगता कि ये वाला क्वेश्चन आपका सेम टू सेम है, ये देखो ये वाला क्वेश्चन आपका सेम टू सेम है, 12.32 दिख रहा है। तो ये जो फिगर है एनसीईआरटी में खोलना, क्वेश्चन नंबर देखना कि ये फिगर कौन से क्वेश्चन नंबर का है। जिस भी क्वेश्चन नंबर का ये फिगर होगा, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, क्योंकि अभी अभी मैंने इसके जैसा एक करके दिखाया, तो कम से कम मैं तुमसे इतना तो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि तुम मुझे इसके जैसा दूसरा करके दिखाओगे यार, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क है, जिसमें हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे क्या कर दिया है, आप लोगों का डायग्राम उसको ठीक कर दिया है। अदरवाइज डायग्राम में आजू बाजू सर्कल्स भी थे टाइम पास करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे इस बार मैडम आपने सर्कल भी नहीं दिए हैं। ठीक है, बराबर है, ओके डन है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। रुको मैं खुद ही एनसीईआरटी खोल लेती हूँ, मैं देख लेती हूँ कि कौन सा है ये क्वेश्चन नंबर 1। सॉरी, ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 इज़ अ होमवर्क। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 14 की चेकिंग करवानी है, ठीक है। और उसके अलावा 2 मिनट, हाँ आप एक और क्वेश्चन की चेकिंग करवा सकते हो, वो है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी कर सकते हो। इस वीडियो में जो मैंने सिखाया है उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन नंबर 12 भी बन जाएगा, 14 भी बन जाएगा, और भी बहुत सारे बन जाएंगे, बट मैं ज़्यादा तुम्हारे छोटे से दिमाग पे बर्डन नहीं डालना चाह रही हूँ, ठीक है। तुम इतना कर लो, वही काफ़ी है। और उसके अलावा ठीक है, बस यही दो तुम्हारे लिए होमवर्क है। उसके अलावा एक और सोचने दो, हाँ सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 5, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 5 आप कर सकते हो, ठीक है। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 5 भी करके दिखाना है। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 6 मैं करके दिखाऊंगी, वो आप मत करिएगा। और उसके अलावा ठीक है, इतना काफ़ी है, इतना कर लो, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोगों का डिस्कशन जो क्वेश्चन नंबर 4 पे होना था। ये क्वेश्चन नंबर 4 आखिर कैसे सॉल्व करें। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे इंफॉर्मेशंस के प्रति, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस आपको 6 सेंटीमीटर दी हुई है, और उसी सर्कल के सेंटर से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया है जिसकी साइड 12 है, यानी कि O से लेकर A, ठीक है, और उसके बाद A से लेकर B और O से लेकर ये वाला B, ये आपको क्या दिया है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। यानी कि मैं लिख सकती हूँ कि ट्रायंगल OAB इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये हमारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ट्रायंगल की पूरी स्पेलिंग लिखिएगा। अगर ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स इक्वल होंगी, यानी कि OA इक्वल टू OB इक्वल टू AB इक्वल टू बोलो कितना, 12 सेंटीमीटर। इसके अलावा ये हर एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे, हर एंगल आपके 60 डिग्री के होंगे, ये एंगल भी 60 डिग्री। तो एंगल O इक्वल टू एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू बोलो कितना, 60 डिग्री। सही कह रहे हैं, ठीक है। अब देखो, मुझको इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया अगर निकालना हो, तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया के फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। आप इस फॉर्मूले को यूज़ करिए, एरिया आ जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं। √3 की वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे, फिलहाल साइड की वैल्यू डालते हैं। कितनी है, 12 इंटू 12, 4 1 4 3, तो एरिया आ गया 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ठीक है मैडम, आ गया है, डन, ओके। अब आगे क्या करना है, अब आप √3 की पहले वैल्यू डाल दीजिए। √3 की वैल्यू, चलो एक काम करो, √3 की वैल्यू मत डालो, वैसे ही छोड़ दो उसको, ठीक है, बाद में डालेंगे।
अब क्या है, ऊपर में एक सर्कल है, लेकिन क्या वो सर्कल कंप्लीट है? नहीं मैडम, वो तो थोड़ा सा सर्कल है। तो जब मैंने तुम्हें इस चैप्टर को पढ़ाना शुरू किया था, तब तो मैंने तुम्हें सिखाया था कि यही थोड़ू से सर्कल्स को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। अगर कोई भी सर्कल कभी कंप्लीट नहीं दिख रहा हो, कभी भी किसी भी सर्कल का एरिया अगर आपको कंप्लीट नहीं दिख रहा है, तो आप समझ जाइए कि वो सर्कल का क्या है, वो सर्कल का क्या है, वो सेक्टर। तो बेसिकली वो जो आपको ऊपर का ब्लू पार्ट दिख रहा है, जो कि आपको सर्कल के जैसा दिख रहा है, ये जो आपको ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये हिस्सा क्या है, सेक्टर। ये हिस्सा क्या है, सेक्टर। अब थोड़ा सा आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए और आप सोचिए, अगर ये वाला एंगल 60 है तो ये पीछे वाला एंगल ये कितने का होगा? कॉमन सेंस है कि पीछे वाला एंगल 300 डिग्री का होगा, क्योंकि कंप्लीट 360 डिग्री होता है ना। कंप्लीट कितना डिग्री होता है? कंप्लीट 360 डिग्री होता है। कंप्लीट कितना डिग्री होता है? कंप्लीट 360 डिग्री होता है। तो ज़रूर वो पीछे वाला एंगल कितने डिग्री का रहा होगा? ज़रूर वो पीछे वाला एंगल आपके 300 डिग्री का रहा होगा। और मैंने क्या कहा, वो आपको क्या एक कंप्लीट सर्कल दिख रहा है? नहीं मैडम, वो कंप्लीट सर्कल नहीं दिख रहा। तो अगर वो एक कंप्लीट सर्कल नहीं है, तो अगर आपको उसका एरिया फाइंड करना है, तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे? एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू बट 300 पुट होगी, ना कि 60 डिग्री। पाई की वैल्यू हो गई 22/7। अच्छा, रेडियस दिया है क्या? हाँ, रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 6। अगर मैं कैलकुलेशन करूँ, ये 6 1 जा 6 6 जा बराबर 6 1 जा 6 5 जा, ये कट गया। क्या बचेगा मेरे पास? 5 इंटू 22 इंटू 6 डिवाइड बाई 7, यानी कि यहाँ से मेरे पास एरिया ऑफ सेक्टर कितना बचेगा? 22 इंटू 5 कितना होता है? 110। 110 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 660/7। ये आ जाएगा मेरे पास एरिया ऑफ सेक्टर। अब इसमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक को ध्यान से देखेंगे, तो टेक्स्ट बुक वाले ने उस सर्कल को भी शेड किया है, और टेक्स्ट बुक वाले ने उस ट्राइंगल को भी शेड किया है ना। टेक्स्ट बुक वाले ने क्या किया है? सर्कल को भी शेड किया है, और उसने क्या किया है? उसने उस ट्राइंगल को भी शेड किया है। मतलब टेक्स्ट बुक वाले के अकॉर्डिंग अगर हम चले, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन में एरिया ऑफ सेक्टर भी लिया जाएगा, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल भी लिया जाएगा, है ना। अच्छा, और एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास कितना आया है? 660/7। चाहो तो आंसर को पॉइंट में निकालो, नहीं तो अदरवाइज वैसे ही रहने दो। प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आया है? 36√3। चाहो तो इसका आंसर भी आप पॉइंट में निकाल लीजिए, और पॉइंट में निकालने के बाद दोनों पॉइंट्स वाले को आप क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक पूरा डिस्कशन कर लिया है। कल की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7 के साथ कंटिन्यू करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 14, 12 और सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको क्वेश्चन कॉपी चेकिंग के लिए दिए जा रहे हैं। ठीक है, चलो फिलहाल अभी इस क्लास को